Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are doing very well. So, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं and the name of this new chapter is Force and Energy. So, before starting this chapter, I want to tell you some very important few points. Like इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फोर्सेस के क्या नेचर होते हैं, मीन्स फोर्स क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका क्या नेचर होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर जितने भी मशीन्स हैं, चाहे वो सिंपल मशीन हो चाहे कॉम्प्लेक्स मशीन हो, उनमें क्या फोर्स अप्लाई किया जाता है, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल मशीन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है मशीन्स का। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मशीन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट द चैप्टर। देखिए, इन क्लास 4th we read the pushing or pulling an object means we applying a force on the object. क्लास 4th में हम लोगों ने पुश और पुल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और पुश और पुल में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, पुश का क्या मतलब है, धक्का देना, पुल मीन्स खींचना। तो चाहे हम धक्का दें चाहे खींचें, दोनों में हम क्या यूज कर रहे हैं, दोनों में हम फोर्स यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब चलिए, मोस्ट ऑफ द एक्शन दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग समथिंग। अच्छा, हमारे डे टू डे लाइफ में, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं चल रही हूँ यहाँ से वहाँ, या फिर मैं कुछ लिख रही हूँ बोर्ड पे, here I am also using force. ठीक है, चाहे वो पुश के फॉर्म में हो चाहे पुल के फॉर्म में हो, बट आई एम ऑल्सो यूजिंग फोर्स। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं। ये सब हमें बता रहे हैं कि कहाँ पे पुश के थ्रू फोर्स यूज हो रहा है, कहाँ पे पुल के थ्रू फोर्स यूज हो रहा है। सो इन फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, देयर इज अ कार। ठीक है, एक कार है, वो मे भी खराब हो गई है, इसीलिए उसको इतने सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो जब वो उस कार को धक्का दे रहे हैं, इट मींस दे आर अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, फिर सेकंड पिक्चर में क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आप लोग को गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो जब आप गेम्स खेलते हो देन यू अप्लाई अ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चे पैरों का यूज करेंगे, पैरों से फोर्स का यूज करेंगे और बॉल को किक करेंगे। ठीक है, थर्ड पिक्चर क्या है, देखो क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है, ये देखो कैचिंग। ठीक है, जो आपका थर्ड पिक्चर है उसमें बॉल को कैच किया जा रहा है। ठीक है, तो बॉल को कैच करने का क्या मतलब है कि बॉल जब आपके पास आएगा तो आप उसको कैच करोगे, इट मींस यू आर अप्लाइंग अ पुलिंग फोर्स हियर। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट, अ क्रिकेटर। सी, एक क्रिकेटर है, बॉलर है, वो बॉल फेंक रहे हैं, तो ही इज डूइंग लाइक दिस। ओके, ये कुछ इस टाइप के एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि आप पुश कर रहे हो, अब बॉल को एकदम उठा के ऐसे फेंकोगे। ठीक है, तो हेयर यू आर ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स। फिर क्या है, रबड़। अच्छा, अब देखो, जब आप रबर्स को खींचते हो, ठीक है, एक रबर बैंड को आप ऐसे खींच रहे हो, देन हेयर यू आर अप्लाइंग अ पुलिंग फोर्स। ठीक है, फिर देखिए, एक क्रिकेटर है, ये गेम क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे ये बैट्समैन है, ये क्या कर रहा है, ये भी पुश का फोर्स यूज कर रहा है, क्योंकि जब बैट के ऊपर आपका बॉल आके लगता है तो आप क्या करते हो, आप बॉल को जोर से मारते हो बॉल बैट्स के हेल्प से, तो वहां पे आप पुश फैक्टर यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये एक पॉटर है। ठीक है, मीन्स कुम्हार जिसको कहा जाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये कुम्हार क्या यूज कर रहा है, ये कुम्हार भी फोर्स का यूज कर रहा है, जिसके थ्रू ये मिट्टी के बर्तन बनेंगे। ओके, एंड लास्टली क्या है, एक किसान है, किसान क्या यूज कर रहा है, यहाँ पर ये पुल को यूज कर रहा है। मीन्स ये अपने, जब ये पूरा इतना अपना सामान लेके जा रहा है अपने बुलक कार्ट पे, ये देखो पुल का यूज कर रहा है, रस्सी बंधी हुई है, तो वो जब ऐसे खींचेगा, ठीक है, तो जब वो ऐसे खींचेगा तो उसके बैलों के ऊपर फोर्स पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सारे जितने पिक्चर्स है, यहाँ पे पुश एंड पुल फैक्टर यूज हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, फोर्स और एनर्जी क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक। यू नो दैट फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स हमेशा दो तरीके का होता है, या तो आप धक्का दोगे या तो आप खींचोगे।
अ फोर्स चेंजेस द वे एन ऑब्जेक्ट मूव। और जब आप फोर्स यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर देते हो। जैसे यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने इसको धक्का देते देते यहाँ आप ले गए, तो पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ चला गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। हाँ, पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ चला गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑब्जेक्ट्स को मूव जब करता है तो उनका डायरेक्शन, उनका पोजीशन दोनों चेंज कर देता है। दिस मीन्स दैट अ फोर्स कैन आइदर चेंज द स्पीड और डायरेक्शन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यू नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स टू मूव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, आप ना कई आपको फोर्स या तो कम यूज करोगे या तो ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। कैसे, अच्छा ये कैसे होगा, अभी मैंने बोला कि आप फोर्स या तो ज्यादा यूज करोगे या तो कम यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, वो कैसे होगा? लेट्स हैव अ लुक हियर, देखो। हाँ, जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें कार को पुश करना है, ठीक है, कार, ठीक है, और सेकंड पिक्चर में फुटबॉल को पुश करना है, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? हाँ, सीधी सी बात है, जब आप कार को पुश करोगे देन यू आर अप्लाइंग मोर फोर्स, ठीक है, कार को अगर मूव करना है तो आप ज्यादा फोर्स यूज करोगे, लेकिन अगर आपको वहीं छोटा सा ऑब्जेक्ट एक बॉल को किक करना है, आप कम फोर्स यूज करोगे, ठीक है। दोनों में आप पुशिंग फैक्टर यूज कर रहे हो, लेकिन एक जगह आप ज्यादा है जोर से पुश कर रहे हो और एक जगह आप कम फोर्स से पुश कर रहे हो। चलो, द हैवियर द ऑब्जेक्ट द मोर फोर्स यू नीड टू मूव इट। चलो, अब कितने टाइप के फोर्स होते हैं, वी आर गोइंग टू सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो चलो देख लेते हैं कितने टाइप के फोर्स होते हैं। आपके आपके जो फोर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है आपका डिस्टेंस फोर्स। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है जहां पे कॉन्टैक्ट हो एक दूसरे से, और डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस है, ठीक है। चलो, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? This type of force exists when the two interacting objects are physically in contact with each other. Examples of contact force include frictional force and applied force. अच्छा, contact force का मतलब होता है जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे में फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, एक बाइसाइकिल है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली कॉन्टेक्टेड है क्योंकि ह्यूमन बीइंग बाइसाइकिल के ऊपर बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फोर्स यूज हो रहा है। से सिमिलरली आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक आपका बॉलर है, उसके हाथ में बॉल है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है, बॉलर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के हो जाएंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड अप्लाइड फोर्सेस। कौन सा होता है, आओ देखते हैं। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एक्ट व्हेन बॉडीज मूव इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द सरफेस अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी which moves over it. A ball when rolled comes to rest because of this force. Now see my dear students, frictional force का मतलब होता है जब आपकी बॉडी, ठीक है, when bodies move in contact with each other, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल ये है, ह्यूमन जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे ये बाइसाइकिल भी मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि बाइसाइकिल खुद से मूव कर रहा है, नहीं ना, ह्यूमन जैसे पैडल मारेंगे वैसे ही बाइसाइकिल भी मूव करेंगे। तो यहाँ कौन सा फोर्स आपका है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आया है, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर ये आपका मूव नहीं करेंगे, मतलब बाइसाइकिल पे ये पैडल नहीं मारेंगे, तो बाइसाइकिल मूव करेगा ही नहीं, ठीक है, ये एक जगह स्टिल रहेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है दो फिजिकली कॉन्टैक्टेड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई जब करते हैं तभी वहां पे मूवमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग साइकिल चलाएगा तभी तो साइकिल चलेगी, और अगर नहीं चलाएंगे तो साइकिल एक जगह खड़ी रहेगी, साइकिल खुद से मूव नहीं कर सकती है, तो इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अ बॉल व्हेन रोल्ड कम्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। आप बॉल को एक जगह ऐसे फेंकोगे तो वो एक जगह जाके स्टिल हो जाएगा, ठीक है।
फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा हमेशा आपका जो डायरेक्शन है बॉडी का, ठीक है, उसके अपोजिट जाता है। जैसे अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो राइट में जाएगा फिर, ठीक है। चलो, ये तो था आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड फोर्स क्या होता है। एन अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया। जैसे यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन है, एक ह्यूमन बीइंग है तो एक बॉल है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ने जब बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब बॉल जाके बैट पे पड़ा, ठीक है। तो यहां पर हमने कौन सा फोर्स यूज किया माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी यूज्ड अप्लाइड फोर्स, ओके, हेयर वी यूज्ड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल देन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, आपके जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और डिस्टेंस फोर्स। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स और डिस्टेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में हमेशा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स चाहे दो हो चाहे चार हो, हमेशा उनके बीच में कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दिस आर द फ्रिक्शनल फोर्स एंड देन योर अप्लाइड फोर्स, ओके। नाउ after contact force we are going to discuss about action at a distance force, okay, let's have a look. This type of forces result when the two interacting objects are not physically contacted with each other but are able to exert a push or pull despite their physical separation. अच्छा, ये इसका क्या मतलब है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स का? इसका ये मतलब है दो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, जो दूर हैं एक दूसरे के, बट स्टिल दे कैन अट्रैक्ट, ठीक है, स्टिल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे फोर्सेस हमारे डिस्टेंस फोर्सेस के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल्स उसके कौन कौन से हैं? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। Gravitational, magnetic and electrical forces are considered as the part of distance force. So now let's discuss all these three one by one. So first of all, we are going to discuss about gravitational force. What is the meaning of gravitational force? We are going to discuss this gravitational force. Now see my children, what is the meaning of gravitational force? This force is present in all objects in the universe by the virtue of their weight. You know what? Gravitational force हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, एस्टेरॉइड्स हो, मीटेरॉइड्स हो, कुछ भी हो, सबके पास अपना खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सबके पास अपना खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। Each object in the universe pulls other object with this force. इसीलिए यूनिवर्स में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और किस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती हैं? वो अट्रैक्ट करती हैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, ठीक है। चलो, each object in the universe pulls other object with this force. It keeps heavenly objects like the sun, stars and planet in their respective places. अच्छा, अब देखो, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किया कि हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जितनी भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, चाहे हमारा सन हो, चाहे हमारे प्लैनेट्स हो, चाहे हमारे मून हो, वो अपनी जगह पे हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता ना तो हमारा अर्थ हो चाहे सन हो वो कब के गिर चुके होते, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी से ही तो वो अपनी जगह पे स्टिल खड़े हैं, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ पुल्स ऑल थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। आप जानते हो सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था वर्ल्ड को 16th सेंचुरी में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है हमारे अर्थ के बीचों बीच, मीन्स लेट मी एक्सप्लेन यू, अगर ये हमारा अर्थ है तो जो अर्थ का सेंटर है उसे कोर कहा जाता है। आप लोगों को पता है क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीन पार्ट होते हैं हमारे अर्थ का। तो जो मिडिल पार्ट है हमारा अर्थ का उसको हम कहते हैं कोर, ठीक है।
तो ये जो कोर होता है यहीं पे आपका ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, मींस आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स यहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहीं से आपके अर्थ पे हर चीज अट्रैक्ट होती है, ठीक है। चल, इट कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू ड्रॉप टू द ग्राउंड टू द वाटर टू फ्लो डाउनहिल। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अगर सपोज अगर मैं इस पेन को यहां से गिराऊंगी ना तो ये नीचे गिर जाएगा। और ये क्यों गिरेगा? क्योंकि ग्रेविटी है हमारे अर्थ की, इसीलिए गिरेगा। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो लेक्स के पानी होते हैं, वाटरफॉल्स होती हैं, वो सब ऊपर से नीचे ही गिरती हैं। वो कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएंगी, वो ऊपर से नीचे आएंगी। और किस फोर्स की वजह से? वो आएंगी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चलो, the gravitational force of an object is more, it has more weight than another object। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स ना उसके वेट से ज्यादा होता है, ठीक है। and gravitational force between two objects is more if they are nearer to one another and decreases as a distance increases। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ये इतने पास हैं तो इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल पुल होगी ना वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर यही दो ऑब्जेक्ट्स दूर दूर हो जाएं, एक यहां और एक यहां, तो इनके बीच का जो ये ग्रेविटेशनल पुल है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तभी ज्यादा होता है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पास पास होते हैं, पर जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके दूर चले जाते हैं तो वो कम हो जाता है, ठीक है। चलो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ज्यादा होंगे अगर वो पास है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच की जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पास हैं। लेकिन अगर यही दूर हो जाएंगे एक दूसरे से तो इनके बीच का जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो फोर्स आता है उस फोर्स का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द experience a pull towards the each other despite their small separation। So my dear students, here you are going to see a new word, एटम एंड इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? या फिर ये न्यूक्लियस, ये क्या होता है? देखिए, इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हर मैटर का अपना एक मॉलिक्यूल होता है और हर मॉलिक्यूल का छोटा पार्ट एटम कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये एक एटम है तो एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इस सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इस सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये न्यूक्लियस होता है एटम का, इसमें एक इलेक्ट्रिकल पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसका नाम है प्रोटॉन, ठीक है। देखो, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। बट प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। बट इसी न्यूक्लियस के बाहर एक दूसरा पार्टिकल आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका नाम है आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो, इसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट आप समझिए। न्यूक्लियस क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के छोटे पार्ट्स को हम एटम कहते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में ही आपको प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है, देखो, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जानते हो क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स? बैटरी के, वो जो बैटरी में आप लगाते हो ना रिमोट्स में, वो आप हमेशा देखोगे कि एक बैटरी को अगर आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो एक बैटरी को इस डायरेक्शन में लगाओगे। कभी भी बैटरीज एक ही डायरेक्शन में नहीं लगती हैं। क्यों नहीं लगती है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
चलो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मतलब होता है एटॉम के सेंट्रल में एक पार्ट पाया जाता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है प्रोटॉन, ठीक है। वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, एक पुल आता है इनके, मींस ये एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। चलिए, तो उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स, अब तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। Magnets have special properties by which they possesses a force that can move certain objects. It is called as magnetic force. अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये होता है कि जो ये मैग्नेट्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, मीन्स एक स्पेशल फोर्स होता है जिससे किसी भी चीज को खींच सकते हैं अपनी तरफ और उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मीन्स उनको मूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी आप करोगे ना, आपको मैग्नेटिक फोर्स का मतलब समझ में आ जाएगा। तो चलो करते हैं, देखो क्या है एक्टिविटी आपका, ये है टेक अ फ्यू आयरन नेल्स, bring a magnet near the nails. You will observe that the nails get attracted towards the magnet and clinch to it. Now try to detach the nail from the magnets. You will feel that some force is trying to keep the nails fixed to the magnet. This is magnetic force. अच्छा, अब देखो, अब आप ये देखोगे इस पिक्चर में, आप देखिए, यहां देखिए, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक मैग्नेट है, ठीक है। आप इस मैग्नेट के ऊपर जब आयरन नेल्स मींस कील, ठीक है, जब आप कीलों को लगाएंगे ना तो ये पूरा का पूरा खिंच जाएगा। ये देखो, ये छोटे छोटे क्या है, ये छोटे छोटे आपके आयरन नेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे आपके सारे आयरन नेल्स हैं, ये सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, मीन्स चिपक गए, ठीक है। इस मैग्नेट में ये आयरन नेल्स आपके जाके चिपक गए। जब आप इनको निकालोगे ना, जब आप इन नेल्स को एक एक करके निकालोगे ना, तो आपको फील होगा कि कोई एक ऐसा पावर है, कोई एक ऐसा फोर्स है जो रोक रहा है इन नेल्स को निकलने से। तो वो जो पावर, वो जो फोर्स आप फील करोगे, दैट पावर, दैट फोर्स इज कंसिडर्ड एज अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आई होप आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या है क्लियर हो गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर आता है फोर्थ टाइप का फोर्स, उसका नाम है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग और अ रबर बैंड regain its original shape and size after being released because of elastic फोर्स। अच्छा, इलास्टिक फोर्स का मतलब होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल रबर बैंड है। जब आप रबर बैंड को खींचते हो ना ऐसे, ठीक है, जब आप रबर बैंड को खींचते हो ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। सी माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ इलास्टिक फोर्स, क्योंकि ये मैं अभी करके दिखा सकती हूँ। मेरे हाथ में ना एक ये रबर बैंड है, ठीक है। इस रबर बैंड पे मैं इलास्टिक फोर्स चाह रही हूँ यूज करना है, क्योंकि रबर बैंड का क्या मतलब है, अपने बाल बांधने का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये कितना छोटा सा है साइज में, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगी जस्ट लाइक दिस, ये देखो बढ़ा ये, ठीक है। तो जब ये बढ़ा है ना, तो ये जो इसका स्ट्रेचिंग हो रहा है ना, ये इलास्टिक की वजह से हो रहा है। मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस पे, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया तभी ये इतना खींचा है, और जब मैं इसको छोड़ दूंगी ऐसे ना, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स, ठीक है। इलास्टिक फोर्स का ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इलास्टिक फोर्स के बाद अब बारी आती है मस्कुलर फोर्स की। मस्कुलर फोर्स नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमनली अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जहां पे वैसे तो सारे फोर्सेस ह्यूमंस ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी को छोड़ के, ठीक है। मस्कुलर फोर्स में हम जो काम करते हैं उसमें कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, लेट्स सी। मस्कुलर फोर्सेस इज अप्लाइड व्हेन मसल्स आर यूज्ड टू पुश, पुल, लिफ्ट और स्ट्रेच एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मस्कुलर फोर्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो जब हम अच्छा, अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ना,
इलास्टिक फोर्स का, तो मैंने जो फोर्स यूज किया था ना पुल करने का, तो वो मेरा मस्कुलर फोर्स था। अब आप ये देखो, एक फोर्स में ही दूसरा फोर्स है, ठीक है, वो मस्कुलर फोर्स था। वहां पे हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं, जब किसी चीज को पास लाते हैं, जब कोई चीज उठाते हैं, जैसे मैंने ये पेन उठाया तो यहाँ पर मैंने मस्कुलर फोर्स यूज किया, ठीक है। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड विथ फिंगर्स एंड पुशिंग अ मग इनटू द वाटर, एग्जांपल्स क्या है मस्कुलर फोर्स का, अभी देख लो, अभी मैंने आपको करके दिखाया था इलास्टिक फोर्स का, ठीक है। जब आप इलास्टिसिटी को खींचते हो, जब आप नहाने के लिए पानी का जग होता है, पानी के जो मग होता है, उनको जब आप बकेट में डप करते हो, तो वो सारी चीजें जो आप फोर्स यूज कर रहे हो, उस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट फोर्स आता है बियॉन्ड फोर्स। अच्छा, बियॉन्ड फोर्स एक बड़ा ही नया सा फोर्स है, क्या है ये, इसका क्या मतलब है बियॉन्ड फोर्स का, देखते हैं। दिस फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ बॉडी व्हिच इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन इट। अच्छा देखो, बियॉन्ड फोर्स का मतलब ये होता है ना कि जब आप कोई चीज को, मतलब अपवर्ड फोर्स, ठीक है, किसी भी चीज को आप ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, जब आप उसको दबा रहे हो ना, तो नीचे से भी एक फोर्स आता है, तो वो जो फोर्स आपको नीचे से मिल रहा है ना, वही आपका बियॉन्ड फोर्स है, ठीक है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये देखो, इफ यू इमर्स एन एम्प्टी मग इन अ बकेट ऑफ वाटर, यू फील अ फोर्स पुशिंग द मग अपवर्ड। अच्छा, जब आप खाली मग को पानी से भरे हुए बकेट में डिप करोगे, जब आप उसको डिप करोगे ना, तो आपको फील होगा, जब वो पानी भर जाएगा मग में, तो एक ऐसा फोर्स है जो नीचे से उसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो वो जो फोर्स है ना जो पुश कर रहा है, उसी फोर्स को कहा जाता है बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। चल, तो ये सारी चीजें जो थी, अच्छा बियॉन्ड फोर्स जो है ना पानी में ही बेसिकली काम करता है ये, ठीक है। तो देखो, इतने टाइप्स के आपके टोटल 6 तरीके के आपके फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो ये सारे फोर्सेस हमने पढ़े, अब हम मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल मशीन्स। चलो देखते हैं क्या है सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स आर टूल विच मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। अच्छा, बहुत छोटे छोटे ऐसे मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जो हमारे डेली वेयर के कामों को इजी बना देते हैं। दे हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट विच आइदर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड। अच्छा, जब हम इन सिंपल मशीन्स को यूज करते हैं ना, तो हमारे काम का करने का जो तरीका होता है, उसमें हमें हेल्प मिलता है, डायरेक्शन में हेल्प मिलता है, ठीक है। कुछ सबसे कॉमन एग्जांपल्स है आपके सिंपल मशीन के, कौन कौन से हैं, लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, वेल एंड एक्सले, पुले एंड स्क्रू। ये सारी वो मशीन्स है ना जो हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं लीवर्स। अच्छा, लीवर्स सबसे कॉमन एग्जांपल है, देखते हैं क्या है ये। कॉमनली यूज टूल लाइक सीजर्स, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स एंड हैमर्स आर लीवर्स। अच्छा, ये जितना भी मैंने नाम लिया ना, सीजर्स का चाहे हो, चाहे प्लायर्स का हो, स्क्रू ड्राइवर का हो, या फिर हैमर का हो, ये सबसे कॉमन मशीन्स होती है जो हमारे घरों में हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा, इनको लेवर्स कहा जाता है, ठीक है। अ लेवर इज बार और अ बोर्ड विच रेस्ट ऑन अ टर्निंग पॉइंट। अच्छा, अब एक चीज देखो, चाहे सीजर हो, चाहे प्लायर हो, स्क्रू ड्राइवर हो या हैमर हो, इनकी बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, पर बॉडी इनकी वेस्ट होती है। ये काम कहाँ से करते हैं, ये टिप से काम करते हैं अपने, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं आपका ये स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर चाहे कितना बड़ा हो, ठीक है, चाहे वो इतना छोटा स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे इतना बड़ा स्क्रू ड्राइवर हो, वो काम कहाँ से करेगा, ये जो उसका माउथ है ना, आप वही यूज करोगे किसी भी चीज, किसी भी स्क्रू को खोलने के लिए। ऐसा नहीं कि स्क्रू ड्राइवर का अपने नीचे का पार्ट यूज कर लिया या मिडल का पार्ट यूज कर लिया, नहीं। स्क्रू ड्राइवर चाहे छोटा साइज में हो चाहे बड़ा साइज में हो, वो हमेशा जो उसका टिप होता है ना, उसी टिप को यूज किया जाता है स्क्रूज को खोलने के लिए। सिमिलरली सीजर्स भी चाहे कितना भी बड़ा हो, सीजर्स का हमेशा जो पोर्शन होता है, जो सीजर का ये वाला ऐसे वाला पोर्शन होता है, यही यूज किया जाता है कट करने के लिए, ठीक है। तो एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो लेवर्स होते हैं, लेवर्स के हमेशा टिप को ही यूज किया जाता है, ठीक है। और वो टिप्स ही क्यों इसके यूज किए जाते हैं, टिप वाला ही जो पार्ट इसका होता है ना, वो टर्न पार्ट होता है, मींस टर्निंग पार्ट। क्यों, अच्छा वो उसको टर्निंग पार्ट क्यों बोला हमने, टर्निंग पार्ट हमने उसको इसलिए बोला कि काम वही आता है, ठीक है, काम वही आता है। द पॉइंट ऑन विच द लेवर टर्न्स इज कॉल्ड द फुलक्रुम। अच्छा, अब एक और चीज, फुलक्रुम, लेवर के ना 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फुलक्रुम,
एक होता है लोड और फिर होता है एफर्ट। अब इनका चलो हम देखते हैं क्या है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, जैसे स्क्रू ड्राइवर का मैं देती हूँ एग्जाम्पल। ये आपका स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। तो जो ये इसका टिप वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका द पॉइंट ऑन विच द लेवर टर्न्स इज कॉल्ड द फुलक्रून, ठीक है। इसको हम कहेंगे फुलक्रून, ठीक है। क्यों इसको कहेंगे? क्योंकि हम यही पार्ट यूज करके काम करते हैं अपना, ठीक है। फिर बारी आती है लोड की। अच्छा, ये लोड क्या है? द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड। आप जब स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो, सपोज ये स्क्रू ड्राइवर है, यहां से तो आपने काम कर लिया, तो पकड़ोगे यहीं पे ना, तो ये जहां पे आपने इसको टच किया, जहां जिस बॉडी पार्ट को आप पकड़ रहे हो, उसे हम लोड कहेंगे। ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लेवर इज कॉल्ड द एफर्ट। अच्छा, अब ये तो नहीं कि अपने आप काम कर रहा है, क्या आपने बस यहां रख दिया वो खुद से स्क्रू खुल गया, नहीं। आप एज अ ह्यूमन बीइंग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है। आप कौन सा फोर्स यूज कर रहे हो? आप अभी पुश या पुल का फोर्स यूज कर रहे हो। तो जो आप फोर्स वहां यूज कर रहे हो उसे हम एफर्ट के नाम देते हैं, ठीक है। उसका क्या नाम देंगे? ये लास्ट पार्ट होता है, उसको हम एफर्ट बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो इससे आपको ये पता चलता है देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लेवर्स डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द फुलक्रूम, लोड एंड लेवर, ठीक है। अच्छा, चलिए, अभी हमने ये देखा कि लेवर्स के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है देख लिया आपने। फुलक्रूम है, लोड है और लेवर है। इनको हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का भी नाम दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्लास सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका क्या मतलब है? देखो, व्हेन द फुलक्रूम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। अच्छा, एक मिनट ये भी देख लीजिए आप। जब फुलक्रूम आपके लोड और एफर्ट के बीच में होता है, उसको हम फर्स्ट क्लास का नाम देते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड सेकेंड क्लास क्या है? देखो, व्हेन द लोड इज बिटवीन फुलक्रूम एंड एफर्ट, ठीक है। जब जब लोड आपका फुलक्रूम और एफर्ट के बीच में रहेगा, उसे हम सेकेंड क्लास बोलेंगे। और थर्ड क्लास का मतलब है जब एफर्ट, मतलब जब एफर्ट पुट कर रहे हो, वो एफर्ट आपका फुलक्रूम और लोड के बीच में रहेगा, तो उसे हम थर्ड क्लास लेवर का नाम देंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके के लेवर्स हैं इनके। चलिए, अच्छा, अभी हमने पढ़ा लेवर्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पुले के बारे में। पुले का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है, खींचना है। A pulley is a small wheel with a groove around its edges. A groove can hold a rope in its position. अच्छा, आप देख रहे हो, ये पहला पिक्चर आप देखो, यहाँ पे ना कुएं से पानी निकल रहा है। इसमें एक ये सर्कल शेप में है, इसके देखो ये दोनों तरफ ये रस्सियां लटकी हुई हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? ये औरत क्या कर रही है? देखो, ये लेडी क्या कर रही है? खींच रही है। तो जब ये लेडी यहाँ से ये ऐसे करके रस्सी को खींचेगी ना, तो ये रस्सी देखो इसमें घूमेगा इस सर्कल में, ठीक है। इससे हमें पानी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, उसी तरीके से क्रेन से जब हम लकड़ियां उठाते हैं, ये भी है। और फ्लैग होस्टिंग जब करते हैं, तो फ्लैग होस्टिंग के लिए क्या करते हैं? धागे को ऐसे खींचते हैं, पुल करते हैं, तभी हमारा फ्लैग होस्ट होता है। चलो, एज द व्हील रोटेट्स द रोप मूव्स इन आइदर डायरेक्शन, इट मेक्स लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इजियर, ठीक है। जब व्हील वो घूमता है तो रोप दोनों डायरेक्शंस में घूमता है। मतलब जब व्हील सर्कुलेट कर रहा है, जैसे ये देखो, जब ये व्हील घूमता है, ये व्हील घूमेगा तभी तो ये रोप भी काम करेगा। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। That means when you have to lift a heavy object, you pull down the rope and the objects lift up. इसका क्या मतलब है कि जब आपको कोई बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट उठाना हो, तो आप इस रस्सी को नीचे कर दो, ठीक है। जब आप इस रस्सी को ऐसे करके नीचे खींचोगे ना, तो वो रस्सी जो हैवी मटेरियल है उसको ऊपर ले आएगी, ठीक है। पुलेज आर यूज्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, होस्टिंग द फ्लैग एंड लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट विद क्रेन्स। पुले का कहाँ यूज होता है? कुएं से पानी निकालने के लिए, बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे फ्लैग होस्टिंग में। अच्छा, अब यहाँ पे आपका बारी आता है इंक्लाइंड प्लेन का। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या है? लेट्स हैव अ लुक। वॉकिंग ऑन अ स्लोप इज इजियर देन क्लाइंबिंग अ लैडर टू द सेम हाइट। अच्छा, आप जानते हो ये 2 चीजें हैं, दो, एक स्लोप है और एक लैडर। लैडर में सीढ़ी, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। दोनों की हाइट क्या है? सेम है, ठीक है। लेकिन एक जो स्लोप है वो ऐसे है पूरा, और लैडर इस तरीके से है। तो जानते हो इन दोनों में किस पर चढ़ना ज्यादा इजी है? स्लोप पे या लैडर पे? चढ़ना आपका ज्यादा इजी होगा स्लोप पे, लैडर पे नहीं, क्योंकि लैडर एकदम खड़ा रहता है, ठीक है। लैडर के एकदम सीधा है,
और स्लोप क्या है, थोड़ा सा ऐसे तिरछे पे है, ठीक है, मींस लैडर बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस पर खड़ा होना दिक्कत है। स्लोप क्या है, थोड़ा सा इस तरीके से है, तो आपके लिए ये ज्यादा इजीली मूवेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। चलो, एन इनक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप विच मेक्स वर्क इजियर। अच्छा, इनक्लाइंड प्लेन हमारे काम को बहुत इजी बनाता है। जैसे जब वर्कर्स को बड़ी बड़ी लकड़ियां उठानी होती है ना, तो वो क्या काम करता है, ट्रक्स को थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, जो ट्रक्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं जहां पे वो लकड़ियां रखी जाएंगी उन्हें वो इस टाइप का कर दे, तो क्या होता है, क्रेन वगैरह उठाते हैं और इस पे जब वो रखेंगे तो वो आराम से धीरे धीरे उड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप लोग हॉस्पिटल्स में देखते होंगे, हॉस्पिटल्स में और कई सारा के मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, जहां पे एस्केलेटर होता है, जहां पे सीढ़ियां होती हैं, वहां पे देखते होगे आप लोग एक इस टाइप का कुछ एक शेप बना होता है, ठीक है, एक प्लेन बना होता है जिसपे आप लोग आराम से धीरे धीरे नीचे उतर के जाते हो। वो हमारा इसलिए बना होता है, वो इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि जो लोग व्हील चेयर पे चलते हैं, व्हील चेयर को आप लेके स्टेयर्स पे नहीं जा सकते, ठीक है, स्टेयर्स पे तो आप जा नहीं सकते कि आपको नीचे उतारना है, जब तक प्लेन है आप बहुत अच्छे से रहोगे, लेकिन किसी पेशेंट को अगर नीचे उतारना है तब ये इंक्लाइंड प्लेन पे ही उसको उतारा जाता है, ठीक है। चलो, अब बारी आती है व्हील और एक्सल की। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, व्हील मतलब ये देखिए ये, ठीक है। चलो, द व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड एक्सल, द एक्सल कुड बी अ रॉड और अ स्मॉलर व्हील। अच्छा, ये देखो एक्सल क्या होता है, ठीक है, ये देखो ये सब जो है, ठीक है, ये सब आपके एक्सल है, ठीक है। द व्हील रोटेट्स अराउंड द एक्सल, और ये जो व्हील आपका घूम रहा है ये इसी के अराउंड घूम रहा है। बाइसाइकिल व्हील्स एंड जायंट व्हील्स आर एग्जांपल्स ऑफ व्हील्स एंड एक्सल। आपका बाइसाइकिल का व्हील हो चाहे जायंट व्हील हो, ये एग्जाम्पल है आपका व्हील और एक्सल का, ठीक है। चलो, स्क्रू। अब ये स्क्रू क्या होता है, देखो, द स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर। अच्छा, ये देखो, अब देख रहे हो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये सर्कल में क्यों, अब देख रहे हो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से है, देखो ये देख रहे हो ये इस तरीके से है ना, तो ये क्या है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में है। इट कैन थ्रेड इनटू अ मेटल बोल्ट सो दैट दे आर इंटरलॉक्ड एंड कैन नॉट कम डाउन। अच्छा, ये इसी शेप में क्यों है, ये क्यों नहीं इस शेप में है, क्योंकि ये इस शेप में इसलिए है, जब भी आप कोई, देखो ये इस शेप में, ये इस शेप में इसलिए है कि जब आप मेटल्स पे, ठीक है, इसको फिट करोगे ना तो ये निकलेगा नहीं बाहर, ठीक है, ये इसी की हेल्प से ये बाहर ही नहीं आ पाएंगे। अगर ये नहीं रहेंगे तो इजीली आप इनको स्क्रू ड्राइवर के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। Bigger screws called screw jacks are used to lift cars and other heavy objects. Have you noticed the screw used in revolving chair and stools? अच्छा, ये देखो, जो बड़े बड़े स्क्रू होते हैं, ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्क्रू होते हैं जिनको हम स्क्रू जैक्स के नाम से जानते हैं। ये कार्स को उठाने में, कार को क्यों उठाना है, क्योंकि कार बहुत हैवी है, ठीक है, कार्स को उठाने में, कोई बहुत बड़ी बड़ी जो हैवी मटेरियल्स होती है उनको उठाने में बड़े वाले आपके स्क्रू यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जो रिवॉल्विंग चेयर या रिवॉल्विंग स्टूल होता है, रिवॉल्विंग मींस जो घूमता है, उसमें भी आपके ये स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। ऑल बिग मशीन्स आर कॉम्बिनेशन सम ऑफ दिस सिंपल मशीन। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने ना ये छोटे छोटे मशीन्स पढ़े, बट इन्हीं छोटे मशीन्स को लेकर ही बड़े मशीन बनते हैं। अगर आपको छोटे मशीन का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको बड़े मशीन्स के बारे में समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही, मैं आपसे अगली क्लास में आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए खूब ढेर सारा अपना ख्याल रखो, ठीक है, चलो बाय।